जय हिंद। कैसा चल रहा है आपका तैयारी? कैसे हो आप सभी दोस्तों? हमारा जो एनसीईआरटी सीरीज चल रहा था साइंस का, उसमें हम क्लास 9 को कवर कर रहे हैं। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 होगा। इससे पहले क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8, जिसमें 6, 7 आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, पूरा 18 के 18 चैप्टर। क्लास 8 और 9 आपका साथ साथ चल रहा है, तो क्लास 8 का 2 चैप्टर हो चुका है, क्लास 9 का आज तीसरा चैप्टर होगा। ठीक है, अगला वीडियो क्लास 8 का मिलेगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वह है परमाणु और अणु। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो पूरे वीडियो में बने रहेंगे और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करके अन्य सभी लोगों को भी जोड़ेंगे। ठीक है, अपना नोट्स बनाते चलेंगे ताकि बाद में आप सेल्फ स्टडी कर सको। आइए देखते हैं परमाणु और अणु क्या कहता है। तो प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक व्यक्ति का नाम आएगा, वो याद रखना आपको। भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य यानी पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा। यानी कि परमाणु के बारे में सबसे पहले जो जानकारी दिया वो महर्षि कनाड ने दिया था। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुथा कात्यायन, नाम याद रखेंगे। पकुथा कात्यायन ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों को भिन्न भिन्न रूपों में प्रदान करता है। यानी कि एक और भारतीय है जिन्होंने परमाणु के बारे में समझाया, पकुथा कात्यायन। फिर एक और आता है जो कहता है कि लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस तथा ल्यूसिपस, 2 वैज्ञानिक हैं, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इस अविभाज्य कण को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। तो ये 3 वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे, 4 वैज्ञानिक हो गए। एक आपका हो गया कनाड, दूसरा पकुथा कात्यायन, तीसरा डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस चौथा। अब आते हैं, ये सब तो कुछ बैकग्राउंड था। अब यहाँ समझते एक और है वैज्ञानिक आंतवा एल लाइवाइजियर। आंतवा एल लाइवाइजियर, जिसे हम एल लाइवाइजियर कहते हैं, ने बताया कि रासायनिक संयोजन से 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया, यानी कि लाइवाइजियर का। अब जो इम्पोर्टेंट है वह है रासायनिक संयोजन के नियम। लैवोइजियर तथा जोसेफ एल प्रॉस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के बाद रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए। ये कौन? तो लैवोइजियर और जोसेफ प्रॉस्ट ने मिलकर के रासायनिक संयोजन के 2 नियम प्रतिपादित किए, ये याद रखना है। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो जरा ध्यान से समझते चलेंगे। तो ये 2 नियम कौन दे रहे हैं? लैवोइजियर और जोसेफ प्रॉस्ट, जिसमें पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, समझेंगे। जब रासायनिक परिवर्तन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है, इसको जानना है। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्रियाकलाप दिया गया है और ओवरऑल ये कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता और न ही विनाश किया जा सकता है। यही आपको याद रखना है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में द्रव्यमान का न तो उत्पत्ति होती है और न ही ह्रास होता है, यानी कि विनाश होता है। यानी जिस तरह से ऊर्जा संरक्षण का नियम है उसी तरह से द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? तो जोसेफ प्रॉस्ट और लैवोइजियर ने दिया था। ठीक है, जोसेफ प्रॉस्ट और लैवोइजियर का जो रासायनिक परिवर्तन के जो दूसरा नियम है वह है स्थिर अनुपात का नियम। क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम में कहता है कि लैवोइजियर एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। यानी कि लैवोइजियर और जोसेफ प्रॉस्ट ने 2 नियम दिया।
एक नियम कहलाया द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा जो कहलाया हुआ है स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि आप कितना भी कुछ कर लो, द्रव्यमान का न तो उत्पत्ति होती है और न ही ह्रास होता है, एक दूसरे में परिवर्तन होता है। और दूसरा हमने पढ़ा स्थिर अनुपात का नियम, जिसमें कहा कि दो या दो से अधिक यौगिक के तत्व जब बनते हैं तो उसके बीच के जो यौगिक के तत्व का अनुपात होता है वो स्थिर होता है, यानी कि चाहे हम उसे कहीं भी और कभी भी बनाएं, कोई भी बनाए। क्लियर? तो ये याद रखना है। और तो यहाँ पर क्रियाकलाप में कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि जो क्रियाकलाप में रहता है उसको मैं ऑलरेडी बता देता हूँ। यहाँ कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ये सभी को लिया गया है और कह रहा है कि X और Y युगल की सूची में से किसी एक युगल के रसायन के अलग अलग बिलियन 10 ml जल में तैयार कीजिए। यानी कि ये दोनों का कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, लेड नाइट्रेट या सोडियम क्लोराइड, ये सभी को लेने बोला। ठीक है, लेने के बाद दोनों को एक फ्लास्क में लिया, परख नली में डाला, उसके बाद इस तरह से लटकाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ कुछ है नहीं। ठीक है, नीचे आएगा तो हम बता देंगे, ऐसे हम पढ़े थे लेकिन फिर से सोचे देख लें कुछ है या नहीं। अब देखिए यहाँ कहता है कि यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है। ये याद रखेंगे, पूरी तरह से पूछा जाता है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो H2O कहता है कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है। यानी कि H और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होता है 1, हाइड्रोजन होता है 1 और ऑक्सीजन होता है 8। तो ये पूछा हुआ सवाल है, याद रखेंगे। ठीक है, कहता है कि यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। जल का स्रोत चाहे कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगा। मतलब ये रेशियो आपको याद रखना है 1:8 का, वो कुछ भी पूछ सकता है। और ये सिर्फ यहाँ एग्जाम्पल नहीं है, ये आपके सवाल है 1-1 नंबर का एग्जाम का। ठीक है, फिर कहता है कि इसी प्रकार अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुपात 14:3 है। याद रखना है, NH3 को हम अमोनिया कहते हैं, तो नाइट्रोजन 14 होता है और पानी 3 होता है। कहता है चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सभी जो अनुपात आपको मिल रहा है अमोनिया का, पानी का, ये सभी स्थिर अनुपात का नियम है। कौन सा नियम है? स्थिर अनुपात का नियम है, जो किसने दिया? लेवोजियर और जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। क्लियर? आगे बढ़ते। अब है कि उपरोक्त उदाहरणों में स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्रॉस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। प्रॉस्ट ने क्या किया है? स्थिर अनुपात नियम के अनुसार या निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही विद्यमान होता है। अब है यहाँ पर जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ना, तो पढ़ लेते हैं क्या है ये जॉन डाल्टन। कहता है जॉन डाल्टन का जन्म क्या कह रहे थे? जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ रहे थे कि जॉन डाल्टन का जन्म सन 1766 ईस्वी में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए, यानी कि 12 7 19 साल में यह स्कूल के प्रिंसिपल बन गए जॉन डाल्टन। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808, ध्यान रखेंगे ये ईस्वी याद रखेंगे यहाँ पे, सन 1808 में उन्होंने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यमानों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। यानी कि जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत कब किया? 1808 में प्रस्तुत किया। तो याद रखना, बस इतना याद रखना कि जॉन डाल्टन इंग्लैंड के थे और ये जुलाहा परिवार से आते थे और इन्होंने परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादन 1808 में किया था। करें कि वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया।
डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। तो आपको बस इतना याद रखना है कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो रासायनिक संयोजन, एक रासायनिक विखंडन होता है, एक रासायनिक संयोजन होता है। तो इन्होंने रासायनिक संयोजन मतलब जुड़ाव से संबंधित नियम पर आधारित था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम के युक्तिसंगत व्याख्या की। यानी कि डाल्टन ने भी वही बताया जो जोसेफ प्रॉस्ट और लवेजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात के नियम में बताया था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। क्या कह रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव, चाहे तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। और डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर ये परमाणु वगैरह के परिभाषा आपको नहीं याद रखना वनडे एग्जाम के लिए। ये याद रखना कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो डाल्टन ने दिया। किस नियम पर दिया, तो रासायनिक संयोजन के नियम पर दिया। और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात या स्थिर अनुपात के नियम के समान है। ठीक है, तो डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना क्या है, तो कहता है कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या है कि जितने द्रव्य है वो द्रव्य और द्रव दो नाम याद रखेंगे। ये एक होता है द्रव जो कि पानी लिक्विड होता है, और द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। तो कहता है सभी पदार्थ द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही विनाश होता है। यानी कि परमाणु जो है ये न तो बनता है और न ही ये खत्म होता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यानी कि जो भी तत्व दिया जाएगा उसके परमाणु द्रव्यमान का और रासायनिक गुणधर्म एक समान होंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, ये याद रखना है। अलग अलग तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होता है, लेकिन जो दिए गए तत्व होते हैं, मान लीजिए जल है, ठीक है, H2O, तो इसमें जो इसके रासायनिक गुणधर्म या परमाणु का द्रव्यमान होगा वो समान होगा, लेकिन अलग अलग तत्वों का जो अलग अलग परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होगा। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। क्या कह रहा है कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। ये अगला चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अभी जितना पढ़े वो इतना ही था। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। आप चाहो तो इस प्रश्न को बनाने का प्रयास कर सकते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एसेटिक अम्ल अभिकृत होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। सोडियम कार्बोनेट प्लस एसेटिक अम्ल, सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, इसको मतलब दिखाना है, आप बना लीजिएगा द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार। फिर उसी तरह से यह भी है, गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, ये सभी बनाना है आपको। आइए अब हम जानते हैं परमाणु क्या होता है। परमाणु आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कुछ चीज़ आपको रिवाइज कराना। रिवाइज करने में आप दो चीज़ याद रखेंगे, एक लैवोजियर और जोसेफ प्रॉस्ट का दो नियम, जो कि किससे था, परमाणु से ही संबंधित था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो 1808 में जॉन डाल्टन ने किया। और जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, तो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। इतना आपको याद रखना। उसके अलावा और कुछ नहीं था, बस वही 1:8 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो याद रखना है जल में, और 14:3 अमोनिया में NH3 के रूप में याद रखना है। और कुछ ऐसा नहीं था। बाकी जो भी था आपका कनाद, पकुथा का त्यायम, डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस, ये सभी तत्व और तत्व के बारे में, पदार्थ के बारे में, परमाणु के बारे में बताया था। क्लियर है? आगे बढ़ें। अब आइए परमाणु क्या होता है। कहता है किसी बॉबी की
रचनात्मक इकाई क्या होती है? यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। बस आपको यही याद रखना है, सभी द्रव्य की रचनात्मक इकाई परमाणु होते हैं। परमाणु कितने बड़े होते हैं ये जानना है। यहाँ पर ये कुछ चीज़ याद रख लीजिए कि परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 10⁻⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻9 न्यूटन नैनोमीटर। ठीक है, 10⁻9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर। ठीक है, और ऐसा ही याद कीजिए सुबह मतलब इसका दूसरा चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था बिलियन। बिलियन का त्रिज्या बताइए तो कितना होता है? त्रिज्या नहीं, व्यास। बिलियन का व्यास कितना था? वो भी 1 नैनोमीटर ही था, 1 नैनोमीटर था, यानी कि 10⁻9 मीटर था, -9 मीटर था। ठीक है, बिलियन का त्रिज्या, सॉरी व्यास। अब यहाँ पर ये चीज़ को याद रखना है। ठीक है, ये जो बॉक्स दिया गया है त्रिज्या मीटर में और उदाहरण, इसको स्क्रीनशॉट करके आप रख लो, यहाँ से सवाल पूछे हुए। ठीक है, कहता है 10⁻−10 यह हाइड्रोजन परमाणु है। 10⁻−9 ये जल अणु है। 10⁻−8 जो होता है वो हीमोग्लोबिन का होता है। 10⁻−4 रेत कण यानी बालू के कण होता है। 10⁻−3 चींटी का होता है और 10⁻−1 सेब का होता है। यानी कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, तो 10⁻−10 मीटर। जल अणु की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻−9 मीटर। हीमोग्लोबिन अणु की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? तो 10⁻−8 मीटर। रेत कण या बालू कण की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻−4 मीटर। चींटी की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻−3 मीटर। सेब की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻−1 मीटर। क्लियर? याद रहेगा? याद करना पड़ेगा, रहे ना रहे वो आपको मतलब नहीं है, लेकिन याद करना पड़ेगा। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? परमाणु कितने बड़े होते हैं ना। तो आइए देखिए, हम कहते हैं कि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सके, फिर भी वे यहाँ विद्यमान है तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। ठीक है, यह सिलिकॉन सतह का परत यहाँ पर दिया गया है और कुछ नहीं। अब यहाँ है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है। तो जो परमाणु तत्व है मतलब तत्व है, उसके कुछ आधुनिक प्रतीक साइन बनाया गया है। कहता है डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। यानी कि जो तत्व होते हैं उस तत्व के कुछ प्रतीक बनाए गए हैं, और वो प्रतीक किसने बनाया? तो डाल्टन ने बनाया। ये वही जॉन डाल्टन है जिसने परमाणु सिद्धांत को दिया था। तो कहता है कि जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को दर्शाता था। यानी कि डाल्टन के द्वारा तत्व के प्रतीक को दर्शाया गया, और जो डाल्टन के द्वारा प्रतीक तत्व का बताया गया वो उस तत्व के परमाणु को दर्शाता है। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होता है। और बर्जीलियस भी जो है इसने भी प्रतीक दिया, और बर्जीलियस का प्रतीक जो था उसके नाम के अनुसार होता था। अब ये यहाँ पर ये बॉक्स में ये पूरी प्रतीक है 12। कितना है? 12। इसको आप स्क्रीनशॉट करके रखो और इसको याद रखना। यहाँ से देखो कौन कौन से सवाल मैं आपको बता रहा हूँ पूछा हुआ है। हाइड्रोजन पूछा हुआ है, सल्फर पूछा हुआ है, ये फॉस्फोरस पूछा हुआ है, और ये ऑक्सीजन ऑप्शन में से पूछा हुआ। यानी कि ये 4 ऑप्शन ऑक्सीजन में देता है। ठीक है, बाकी जो आप नाम देखोगे तो देखो ये कार्बन है, बीच में काला है पूरी तरह से, तो आप इसको याद रख लो, कार्बन काला है। फिर आयरन में देखो आयोडीन, आयरन का आई लिखा हुआ है, कॉपर का सी लिखा हुआ, सीसा का लेड का एल लिखा हुआ, सिल्वर का एस लिखा हुआ, गोल्ड का जी लिखा हुआ, प्लेटिना का पी लिखा हुआ, और पारा का भी एक साइन आपको अलग से याद रखना, जिसमें कितने लाइन है? डॉट है 1 2 3 4 5 के छूट भुला गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। पारा में 8 जो है ये उसका साइन है। तो कौन कौन सी आपको मुख्य रूप से याद रखना है? हाइड्रोजन का तो पूरी तरह से याद रखना है। कार्बन बीच में डार्क होता है, ऑक्सीजन के बीच में कुछ नहीं होता,
फास्फोरस में ये मर्सिडीज का साइन बना हुआ है फास्फोरस में। सल्फर जो है ये रेड क्रॉस का बना हुआ है, प्लस वाला, डॉक्टर वाला। और आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिना और पारा में 8 डॉट होता है। पारा में कितने डॉट? 8 डॉट होता है। याद रहेगा, बिल्कुल पूरी तरह से याद रखना है। और ये परमाणु यानी कि तत्व का प्रतीक किसने देने का प्रयास किया? तो एक जॉन डाल्टन और दूसरा किसने दिया? बर्जीलियस। किसने? बर्जीलियस। हाइड्रोजन का डॉट बताइए कौन सा है इसमें? चलिए हम यहाँ पर आपसे एक बार टेस्ट लेते हैं। बताइए ये किसका साइन है? सोचिए, हाइड्रोजन का। ये बताइए, ये सिर्फ गोल है, किसका है? ऑक्सीजन का। अब ये गोल है, अब हम इसको पूरा काला कर दिए, पूरा ये काला है, तो क्या है? क्या है? कार्बन है। ठीक है, चलिए इस तरह से याद रखिएगा। और पूछ लें, चलो एक ऐसा है और इस तरह से ऐसे प्लस बना हुआ है, ये किसका है? फास्फोरस या सल्फर? सल्फर का है। एक और गोल बना है, उसमें 3 लाइन ऐसे बना दी है, मर्सिडीज वाला, तो ये किसका है? फास्फोरस। किसका है? फास्फोरस। एक और हम बना दिए जिसमें ऐसे गोल है और इसमें 8 डॉट है, 2 3 4 5 6 7 8, ये किसका है? पारा। चलो अब याद हो गया आपको। अब कहता है प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई है जहां वे प्राप्त हुए थे। यानी कि कुछ तत्व के नाम ऐसे थे जो जहां से प्राप्त हुआ उसी के अनुसार उसका नाम रखा गया। जैसे देखो, और ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, ये सब याद रखना। कॉपर का नाम साइप्रस से, यानी कि कॉपर की उत्पत्ति कहाँ हुई है? साइप्रस जो कंट्री है वहाँ से। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया, उदाहरण स्वरूप स्वर्ण। स्वर्ण यानी कि गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। तो स्वर्ण का मतलब होता है पीला, तो ये पीला सोना से लिया गया है, रंगों से। अब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एम्प्लॉयड केमिस्ट्री IUPAC, एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नाम, प्रतीक और मात्रकों की स्वीकृति प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? तो वो करता है IUPAC। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षर से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में, ये ध्यान रखना है, किसी प्रतीक के पहले अक्षर को हम सदैव बड़ा अक्षर में और दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखते हैं। किसमें? दूसरे अक्षर को हम छोटे अक्षर में लिखते हैं। और ये कौन तय करता है? IUPAC करता है। अब देखो यहाँ उदाहरण है, उदाहरण में कुछ दिए गए हैं। हाइड्रोजन को हम H लिखते हैं, पहला अक्षर एक ही अक्षर लिए हैं, तो एल्युमिनियम का A और L है, A कैपिटल है, L स्मॉल है, या A और दोनों कैपिटल हम नहीं लिख सकते, ये गलत है। कोबाल्ट का CO, C बड़ा है, O छोटा, ये कि CO दोनों बड़ा नहीं लिख सकते। तो इस तरह से पहला अक्षर बड़ा, दूसरा छोटा। कहता है कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का Cl, जिंक का Zn, ये सभी। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं के नामों से भी बनाया गया। उदाहरण के लिए लौह, लौह का प्रतीक Fe है जिसका लैटिन नाम फेरम होता है। ठीक है, पूछा जाता है फेरम, फेरम किसका लैटिन नाम है? तो लोहा का। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na, पोटेशियम का प्रतीक K, सोडियम को हम नाइट्रियम Na से लिए हैं नाइट्रियम, और पोटेशियम का K लिए हैं केलियम से। यानी याद रखना है कि सोडियम का लैटिन नाम क्या है? तो नाइट्रियम। सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नाइट्रियम। और पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है? केलियम। पोटेशियम का लैटिन नाम केलियम। कहता है इस प्रकार प्रत्येक तत्व का नाम एक एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता। बात समझ गए? तो किस किस तरह से हम प्रतीक का नाम लिख सकते हैं? पहला तो कि IUPAC प्रतीक का नाम डिफाइन करता है, और जो भी होता है उसका पहला अक्षर बड़ा होता है, दूसरा अक्षर छोटा होता है। फिर किस नाम पे? तो अंग्रेजी के नाम पर उसके पहले और आखिरी नाम से ले लिया, या फिर किस तरह से? तो जर्मन, ग्रीक और लैटिन भाषा से भी लिया गया। जैसे लोहा का हम Fe फेरम से लिए, सोडियम का नाइट्रियम से Na लिए, पोटेशियम का केलियम से हम K लिए। अब आता है परमाणु द्रव्यमान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। यानी कि परमाणु द्रव्यमान के बारे में सबसे बेहतरीन किसने बताया? तो जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज कब किया था? 1808 में।
कहते हैं उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डॉल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भलीभांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजनों के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिक के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। हमने पीछे पढ़ा था कि जो डाल्टन है वो किस नियम से परमाणु सिद्धांत दिया, तो रासायनिक संयोजन के नियम से दिया था। तो वही है परमाणु सिद्धांत के आधार पे परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना। अब यहाँ बॉक्स में कुछ प्रतीक तत्वों के प्रतीक दिए गए हैं जिसका नाम आपको पहले से भी याद होगा। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और याद रख लेंगे। जैसे एल्युमिनियम का Al, आर्गन का Ar, बेरियम Ba, बोरॉन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट Co, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, स्वर्ण गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, सीसा Pb, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, चांदी Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn। देखो मैं जल्दी जल्दी पढ़ दिया है, बाकी आप इसको स्क्रीनशॉट करके पढ़ लेना, ठीक है। और ऐसे आपको याद होगा, ऐसे याद करने की अब ज़रूरत नहीं है हमको लगता। चलिए अब कहता है कि हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड का उदाहरण लेते, कुछ उदाहरण लिया जा रहा है, ठीक है। कहता है हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका नाम है CO, एक होता है CO और एक होता है CO2। तो CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड और CO जो होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO लेते हैं जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया कि 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना है। तो ध्यान रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की मात्रा 3 ग्राम और ऑक्सीजन की मात्रा 4 ग्राम होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होता है। क्या है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होता है, यानी कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के मिलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। अब कह रहे हैं मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं। ध्यान देना है, यहाँ से आपको परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए समझ में आएगा। कहता है मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो परमाणु को 1.0 U, ठीक है, तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 U निर्देशित करते हैं। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा निक्षेपित किया जाता था, मतलब उसको संक्षेप में AMU लिखते थे, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। मतलब ये कि कार्बन का परमाणु होता है 1.01, ठीक है, कार्बन का परमाणु होता है 1.0 यूनिफाइड द्रव्यमान, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1.33 U, यानी कि यूनिफाइड द्रव्यमान। ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। कार्बन का परमाणु 1, ऑक्सीजन का 1.33, ठीक है। कहता है वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया, जो 2 कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। कितना भाग लिया? 1/16। ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को यूनिट के रूप में लिया गया। देखो ये सब जो है ना वीडियो आप 1-2 बार और देख लेना, कुछ जगह पे स्किप कर करके, जो समझने वाली है उसको। कहता है ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है, इसलिए ऑक्सीजन को लिया गया 1/16 भाग में बांट के। फिर कहता है इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। क्या है? पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर फिर से आ जाओ, समझाने का प्रयास करते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड को लिए 3 और 4 ग्राम कार्बन और ऑक्सीजन था 4/3 गुना अधिक था। फिर हम परमाणु द्रव्यमान को निकालने के लिए कार्बन के परमाणु 1.0 यूनिफाइड द्रव्यमान और ऑक्सीजन का 1.33 लिए। फिर ऑक्सीजन को ही ज़्यादातर वैज्ञानिकों ने प्रेफर किया और 1/16 भाग उसका द्रव्यमान का लिया।
क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है सभी तत्वों के साथ अभिक्रिया करता है यानी यौगिक बनाता है, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान इकाई है वो अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान इकाई से पूर्णांक में प्राप्त होता है। फिर भी कहता है तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। यानी कि पहले हम ऑक्सीजन को मान रहे थे, किसको? ऑक्सीजन को, जो कि 1.33 यूनिफाइड द्रव्यमान था, और या फिर 1/16 भाग में, कितना? 1/16 भाग के रूप में हम ले रहे थे। लेकिन 1961 में IUPAC द्वारा परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए कार्बन 12 का समस्थानिक लिया गया। तो कार्बन 12 समस्थानिक के आइसोटोप को लिया गया, और इसके अनुसार कहता है कि कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। अब हम मानक रूप से किसको लेते हैं? कार्बन का 1/12। 1961 से पहले हम क्या लिख रहे थे? 1/16 ऑक्सीजन का। लेकिन अब जो मानक द्रव्यमान परमाणु इकाई है वह है कार्बन 12 का समस्थानिक, और उसका हम 1/12वां भाग लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किया गया। कार्बन 12 से हम क्या करते हैं? तो सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान सापेक्ष यानी बराबर प्राप्त करते हैं, जबकि जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का कितना था? 1/16, जो कि पूर्णांक में प्राप्त हो रहा था, ऑक्सीजन से पूर्णांक में प्राप्त हो रहा था। अब इधर क्या है? आ जाओ, यहाँ पर ये याद रखना है कि किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। कैसे ज्ञात करना है? तो किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। अब है कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान जिसको आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। ठीक है, कौन कौन से? इसको स्क्रीनशॉट आप चाहो तो कर सकते हैं, और नहीं करना है तो याद रखो। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। ये 3, 3, 6, 3, 9, ये 9 ऐसे तत्व है जिसके परमाणु द्रव्यमान से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। कौन कौन सा? हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। ठीक है, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23, मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना? 1, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23, मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40। याद रखना, ये परमाणु द्रव्यमान है, इसको परमाणु संख्या नहीं गिन लीजिएगा कि हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, सोडियम का 11, मैग्नीशियम 13, सल्फर का कितना होता है? 15, सल्फर 16 ना, क्लोरीन का 17, और उसके बाद कैल्शियम का क्या होता है याद है? चलो कैल्शियम हम आपके लिए छोड़ दिए, ऐसे तो जहाँ तक 20 के आसपास होना चाहिए, कैल्शियम का 20, हाँ 20 ही होता है। ठीक है, तो एक बार ये परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों अलग होता है, याद रख लेंगे। आइए अब हम जानते हैं परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो कहते हैं अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। अब प्रश्न है, यानी कि परमाणु हमारा हो गया समाप्त। तो कहता है परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है, इसको आपको बनाना है। तो परमाणु समझ गए, परमाणु से संबंधित कुछ क्या पढ़े वो आइए एक बार देखते हैं।
किधर गया, हाँ, परमाणु क्या होता है ये हम पढ़े। तो ये होता है द्रव्य की रचनात्मक इकाई होता है। परमाणु त्रिज्या जो है नैनोमीटर में मापा जाता है। 10⁻⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर होता है और 1 मीटर बराबर 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। यहाँ पर हमने कुछ परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ा था, इस बॉक्स को याद रखेंगे। हाइड्रोजन का 10⁻⁻10, जल का 10⁻⁹, हीमोग्लोबिन का -8, रेत का -4, चींटी का -3 और सेब का -1। उसके बाद हमने पढ़ा डाल्टन का प्रतीक चिन्ह, इसको याद रख लेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा IUPAC और उसके अनुसार कैसे हम तत्वों का नाम लिखते हैं वो पढ़ा हमने। सोडियम का Na, नाइट्रियम, पोटेशियम का कैलियम के। उसके बाद हमने कुछ प्रतीक के बारे में पढ़ा, ये आपको याद रख लेना है। परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ा, परमाणु द्रव्यमान को हमने निकाला। परमाणु द्रव्यमान में अब मेन मात्रक माना गया कार्बन 12, समस्थानिक को 1/12 को माना गया। यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान की बॉक्स दी गई है, उसको याद रख लेना है। और अब हम पढ़ेंगे अणु। अणु भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखो अणु क्या कहता है, साधारणतया अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। अणु क्या है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह, ठीक है, परमाणुओं से जुड़ करके अणु बनता है। और अणु परमाणु से कैसे जुड़ता है, तो रासायनिक बंधन से जुड़ता है। कहता है वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित होते। क्या है, एक ही तत्व के परमाणु या अलग अलग तत्व के परमाणु मिलकर के क्या बनाता है, अणु का निर्माण करता है। अब तत्वों के अणु क्या है, यहाँ पर बहुत सारे याद करने के लिए आएंगे, उसको ध्यान देना है, नोट करना है। कह रहा है किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। क्या है, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा बनते हैं। ऑर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। ऑर्गन और हीलियम जो है इसके अणु उसी तत्व के परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है। ऑक्सीजन में देखते होंगे O2 लिखते हैं, तो ऑक्सीजन जो है इसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणु कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन कैसा परमाणु है, 2 परमाणु वाला। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो हमें ओजोन यानी कि O3 प्राप्त होता है। क्लियर। तो ऑक्सीजन जो है कितने परमाणु वाला होता है, 2 परमाणु वाला मुख्य रूप से होता है। कह रहे किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। जितने जो उसमें प्रयुक्त होगा परमाणु वो उस तत्व क्या क्या कहलाएगा, परमाणुकता कहलाएगा। धातु अणु एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते। क्या करें, धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणु की सरल संरचना नहीं होती है। कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। तो याद रख लेना है कार्बन वाला कि कार्बन में उसके अणु की सरल संरचना नहीं होती। अब यहाँ पर कुछ तत्व के परमाणुकता दिए गए हैं जो कि पूरी तरह से आपको याद रखना है हर हाल में। देखो कौन कौन सी, ये कुछ धातु के नाम दिए गए हैं, उस धातु की परमाणुकता क्या है वो याद रखना है। तो आर्गन और हीलियम एक परमाणुक है, आर्गन हीलियम एक परमाणुक है। और उसके बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये द्विपरमाणुक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन द्विपरमाणुक है। फास्फोरस चतुर्थ परमाणुक है और सल्फर बहुपरमाणुक यानी कि इसकी गिनती संभव नहीं है। ठीक है, तो आर्गन और हीलियम कौन सी परमाणु, आर्गन हीलियम एक परमाणु। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन कौन सा परमाणु, द्विपरमाणु। कौन कौन सी द्विपरमाणु, कौन कौन सा है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन ये द्विपरमाणु। फास्फोरस कैसा, चतुर्परमाणु। अच्छा चलो बताओ फास्फोरस का साइन कौन सा, हम आपको साइन दे रहे हैं, आपको बताना है ये वाला या फिर ये वाला, बताओ जल्दी, ये वाला या ये वाला, ये वाला फास्फोरस का ये है और ये किसका है, सल्फर का है। सल्फर क्या है, बहुपरमाणुक है। चलो जल्दी से बताओ,
ये किसका है, ये वाला। और एक और बताओ ये किसका है, ये ए नंबर और ये बी नंबर। ए नंबर बताओ किसका है, बी नंबर किसका। ए नंबर है ऑक्सीजन का, बी नंबर है हाइड्रोजन का। क्लियर। चलिए, तो ये याद हो गया। धातु में कुछ परमाणुकता, आर्गन हीलियम 1 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन 2, फास्फोरस 4, सल्फर अन्य 1। फिर आता है धातु। धातु में कौन कौन सा है भाई, तो धातु में सोडियम आयरन एल्युमिनियम कॉपर, ये सभी के सभी क्या है, एक परमाणु है। तो याद रख लेना है, यहीं से सवाल पूछेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो सोडियम आयरन एल्युमिनियम कॉपर, सोडियम आयरन एल्युमिनियम कॉपर, सोडियम आयरन एल्युमिनियम कॉपर। और ऊपर में हम क्या पढ़े, तो ऊपर में 2 पढ़े थे, आर्गन और हीलियम। तो ये सबको एक साथ याद रख लो। ठीक है, कैसे, सोडियम आयरन एल्युमिनियम कॉपर, आर्गन और हीलियम, ये सभी कैसा परमाणु है, एक परमाणु है। कैसा परमाणु है, एक परमाणु। आर्गन और हीलियम अधातु है, अधातु में सोडियम आयरन एल्युमिनियम कॉपर एक परमाणु है। उसके बाद हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्लोरीन और ऑक्सीजन द्विपरमाणुक, फास्फोरस 4, सल्फर बहुपरमाणु। याद रहेगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट भी छोटा हो जा रहा है। अच्छा, अब ले लो, अब इतना में आ जाएगा। हो गया, चलो। अब है यौगिकों के अणु। करे भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु बनाते हैं। अलग अलग तत्व मिलकर के बनाता है। अब यहाँ है कुछ यौगिक के अणु, इसको भी याद रखना है। जैसे जल है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के 1:8 इसका द्रव्यमान अनुपात है। अमोनिया, अमोनिया जो है ये किसका है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का है, NH3, जिसको बोलते हैं 14 और 3 का। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन का है, जो 3:8 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 3:8 है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो सब बॉक्स, जितना बॉक्स यहाँ मिल रहा है, सब बॉक्स को आपको याद रखना है। ठीक है, तो कुछ यौगिक के अणु यहाँ दिए गए हैं। जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8, अमोनिया का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है 14:3, और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन और ऑक्सीजन 3:8। याद रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 3, ऑक्सीजन 8 होता है। आगे अब यहाँ पर क्या है, तत्व है, परमाणु है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परमाणु। ये देखो, ये निकालने के लिए दिया है। चलिए क्रियाकलाप हम करके देखते हैं। ठीक है, कह अणुओं के विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपातों की सारणी 3:4 एवं तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की सारणी 3:। देखिए, सारणी 3:4 में दिए गए यौगिक अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणु को ज्ञात कीजिए। जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ देखो, जल के बारे में निकाला गया है। आइए हम देखते हैं कैसे निकाल रहा है। जो देखो, जल का जो तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों के रेशियो क्या है, 1:8। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। अब द्रव्यमान अनुपात या परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, मतलब द्रव्यमान अनुपात बटा परमाणु द्रव्यमान करेंगे। तो द्रव्यमान अनुपात इसका कितना है, 1। द्रव्यमान अनुपात कितना है, 1। परमाणु अनुपात कितना है, 1। तो 1/1 किए तो 1 आ गया। फिर ऑक्सीजन का निकाले तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 8 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। तो 8/16, तो ये कितना हो गया, 1/2। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सरलतम रूप क्या होता है, 2:1 होता है। अब ये देखो, ये 2 कहाँ से हुआ, तो ये इसका 1 और प्लस इसका 1/2 करोगे तो ये इधर जाएगा ना, तो ये उल्टा हो जाता है। तो ये 2:1 होता है। तो अब आपको यहाँ से एक चीज़ यह ध्यान रखना है, सवाल पूछा था BPSC में, दे देगा आपको कि मान लीजिए हम ले लें NH3, क्या बोलते हैं इसको, अमोनिया, 14:3। अमोनिया का यही होता है ना, 14:3। तो 14:3 हो गया। अब इसमें हमको क्या क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का तो परमाणु द्रव्यमान 1 ही होता है, और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना था, नाइट्रोजन के कितना होता है परमाणु संख्या, 7। तो नाइट्रोजन का था 14। ठीक है, 14। तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे 1/1 और 14/14 यानी कि 1:1 का रेशियो में हो जाएगा। तो इस तरह से निकालने के लिए सीखना होगा। कह रहा है इस प्रकार जल अणु में प्रयुक्त परमाणु की संख्या का अनुपात H और O 2:1 होता है। तो ये सब बॉक्स जितना दिया गया है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जितना बॉक्स है 14:3 वाला, ये वाला, सब जो लाल और ब्लू कलर का बॉक्स है उसको याद रख लेना।
अब आयन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कह रहे धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन क्या है? तो धातु और अधातु के यौगिक जो आवेशित कण से बना होता है उस आवेश को आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणु का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। आयन जो होता है ऋण और धन हो सकता है। ऋण आवेशित आयन को ऋण आयन और धन आवेशित को धन आयन कहते हैं। उदाहरण क्या है कि सोडियम क्लोराइड NaCl को लीजिए, इसमें धनात्मक सोडियम आयन है तथा क्लोराइड आयन Cl- संघटक के रूप में विद्यमान है। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे परमाणु का आयन कहते हैं। ध्यान रखना है, परमाणुओं का वह समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है बहुपरमाणु कहलाता है। बहुपरमाणु का यहाँ उदाहरण देखे थे, कौन सा? सल्फर। बहुपरमाणु कौन था? सल्फर। बहुपरमाणु कौन था? सल्फर। हम यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के उदाहरण को याद रखेंगे कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम जो है पॉजिटिव है और क्लोरीन जो है ये निगेटिव है। सारणी 3.6 हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सारणी 3.6 देखना, ये है सारणी 3.6। उससे पहले सारणी 3.5 देख लो। कुछ आयनिक यौगिक के नाम दिए गए हैं। तो पहला है आयनिक यौगिक कैल्शियम। कैल्शियम जो है कैल्शियम एवं ऑक्सीजन, अच्छा सॉरी, ये कैल्शियम ऑक्साइड एक साथ है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, तीन ही है। कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड और सोडियम क्लोराइड। कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम और ऑक्सीजन का होता है द्रव्यमान अनुपात 5:2 है। कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान 5:2। मैग्नीशियम सल्फाइड मैग्नीशियम और सल्फर का है 3:4। सोडियम क्लोराइड का सोडियम एवं क्लोरीन 23:23.5। तो ये तीनों याद रखना है। कुछ आयनिक यौगिक के नाम था, ये अब आपको याद रखना है। कैल्शियम ऑक्साइड का 5:2, मैग्नीशियम सल्फाइड 3:4, सोडियम क्लोराइड 23:35.5। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र लिखने के लिए। देखो ये सब जो है ना अब आपके लिए अभी नहीं है, वन लाइनर एग्जाम के लिए, फिर भी समझ लो। करें किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास में के लिए हमें तत्वों के प्रतीक एवं उनकी संयोजन क्षमता ज्ञात होनी चाहिए। कहता है कि किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती। क्या है? किसी तत्व की क्षमता जो है उसकी संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करता है, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। यानी कि किसी भी परमाणु की जो संयोजकता होता है उसकी हाथ या भुजा के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ है कुछ सामान्य सरल एवं परमाणु का आयन, इसको याद रखना है। अब यहाँ देखो ये पॉइंट लिखा है कि मानव की 2 भुजाएं अथवा तथा ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती है। उसी तरह से इसके भी लिखे जाते हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ना नहीं है। कहता है सारणी 3.6 में कुछ सरल एवं परमाणु आयनों की संयोजकता दी गई है। संयोजकता के बारे में हम और अधिक जानकारी अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ नियम है रासायनिक सूत्र लिखने का, वो यहाँ है। उससे पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं। बॉक्स को आप स्क्रीनशॉट करके रख लो। जैसे है सोडियम, यहाँ देखो आयन का नाम है, संकेत है, अधात्विक तत्व है, संकेत है, परमाणु का आयन है, संकेत है, ठीक है। सोडियम का Na+ लिखते हैं, पोटेशियम का K+, सिल्वर का Ag, कॉपर का ICU+ लिखते हैं। फिर यह हाइड्रोजन का H, हाइड्राइड का -H-, क्लोराइड का Cl-, ब्रोमाइड का Br-, आयोडाइड का I-। तो ये सब को ना आप एक काम करो, आराम से इसको पढ़ लेना, मेरे पढ़ाने से नहीं होगा याद। आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट करो। लो हम छोटा कर दे रहे हैं हल्का सा, जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट मारो। हो गया? और 1-2 बार इसको पढ़ लेंगे कैसे लिखा जाता है। जो आइए हम सूत्र लिखने का नियम जानें। कहता है आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। क्या कह रहा है कि जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु से संयोग करता है तो धातु का नाम या उसका प्रतीक पहले लिखा जाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO
सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर ऑक्साइड CO इत्यादि। यहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर आधातु क्या है? ऑक्सीजन, क्लोराइड का क्लोरीन, सल्फाइड का सल्फर, ये सभी आधातु है तथा उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? दाईं तरफ। जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन और कॉपर धातु इन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। ये देख लो दाईं बाईं क्या है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो ये बाईं तरफ Ca लिखा हुआ है कैल्शियम, और ऑक्साइड का O लिखा है दाईं तरफ। बहुपरमाणु का आयन कौन सा था? सल्फर था ना। तो कहता है बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्टक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्टक के बाहर लिखते हैं। उदाहरण के लिए MgOH का होल ट्वाइस जो लिखा हुआ है तो ये जो 2 है उसके बहुपरमाणु को दर्शाता है। यदि बहुपरमाणु का आयन की संख्या 1 हो तो कोष्टक की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए NaOH का जो बहुपरमाणु होता है वो 1 होता है। परमाणु कितना होता है? 1 होता है, तो इसको हम बाहर ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। अब है सरल यौगिकों के सूत्र। क्या है? सरल यौगिक के सूत्र। तो कैसे है कि 2 भिन्न भिन्न तत्वों के निर्मित सरलतम यौगिक को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विअंगी यौगिक कहते हैं। और इसको हम कैसे लिखेंगे? तो आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर, ध्यान देना है, प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकता लिखते हैं, जैसे कि निम्न उदाहरण में दर्शाया गया है। देखो ये सब समझने वाली चीज़ है, डायरेक्टली आप याद रख लेना ये वनडे एग्जाम के लिए। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा गया है तो ये देखो तत्व प्रतीक हाइड्रोजन का H, क्लोराइड का Cl, संयोजकता दोनों का कितना? 1 है, तो दोनों को क्रॉस कर देता है। संयोजकता कैसे लिखी जाती है? क्रॉस करके। तो इसके रासायनिक सूत्र क्या हो गया? हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl। फिर देखो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, सल्फर का होता है S। ये हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होता है? 1, सल्फर का कितना है? 2, और ये दूसरा का क्रॉस कर गया तो H2S हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। इसी तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन का होता है C, टेट्राक्लोराइड का होता है Cl। Cl का संयोजक कार्बन का संयोजकता 4, Cl का 1, ये दोनों अपोजिट कर गया, CCl4 कहला गया। तो ये डायरेक्टली आप याद रख लो, कुछ नहीं। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन का संकेत लिखते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? धनायन का संकेत लिखते हैं। उसके बाद ऋणायन क्लोरीन लिखते हैं। हम क्या करते हैं? क्लोरीन लिखते हैं और इसके बाद तिरछा हम क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखें। यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड दे रखा है, उसी तरह से MgCl, तो इसमें हम प्लस लिखेंगे। ठीक है, आवेश के अनुसार 2 प्लस क्लोरीन का -1 Mg का MgCl2। तो कह रहा है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन, क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन Cl- और प्रत्येक मैग्नीशियम आयन Mg2+ के लिए होता है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश का संतुलन होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेश को नहीं दर्शाया जाता। जैसे MgCl2 है तो इसमें आयन को नहीं दर्शाया जाता। तो ये कुछ और सूत्र है, इसको आप याद रख लो। ठीक है, बाकी ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या लिखेंगे? CaO लिखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पर दोनों तत्वों की संयोजकता समान है। किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का और एल्युमिनियम ऑक्साइड का, Ca2O2, और किंतु हम इसे CaO लिखते हैं क्योंकि ये दोनों 2 है तो इसमें प्लस माइनस काम नहीं करता, तो CaO लिखाता। अब बहुपरमाणु का आयनों वाले यौगिक के लिखना है तो सोडियम नाइट्रेट का NaNO3 हो जाता है, प्लस माइनस कर लेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का 2 हो जाता है, यहाँ पर भी प्लस माइनस काम नहीं करता। तो कहता है कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH2 है, न कि CaOH2। कैल्शियम ऑक्साइड को हम CaOH2 लिखते हैं क्योंकि हमने सूत्र लिखते समय पढ़ा था कि सूत्र लिखने का नियम क्या है कि बहुपरमाणुक में हम जितने परमाणु एक्स्ट्रा होगा उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। क्लियर? अब है कि जब सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके लिए कोष्टक का उपयोग करते हैं। यहाँ पर OH को कोष्टक में रखकर पदांक 2 लगाते हैं, जो यह बतलाता है कि यानी कि निर्देशित करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रत्येक के दो दो परमाणु है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन के हाइड्रोजन परमाणु में दो दो परमाणु होते हैं। अब यहाँ देखो सोडियम कार्बोनेट का लिखा है Na2CO3, सोडियम क्लोराइड का लिखा है सोडियम कार्बोनेट का लिखा है Na2CO3। कह रहा है कोष्टक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुपरमाणुकायन कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान है। कार्बोनेट का कितना आयन है? एक है, तो इसलिए हम इसको कोष्ट में नहीं लिखे। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता। एक है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट को हम ऐसे लिखते हैं NH4 का होल ट्वाइज SO4। सूत्र याद रख लेना है NH4 का होल ट्वाइज SO4। अब यहाँ है प्रश्न, इसको आप लिखिएगा, निम्न के सूत्र लिखिए, लिख करके रख लेंगे, बना लेंगे सवाल को, ठीक है। अब आता है आणविक द्रव्यमान। क्या है? आणविक द्रव्यमान। कह रहा आणविक द्रव्यमान अनुभाग 3.22 में हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके, छोड़िए उसको। कह रहा है किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। क्या है? कि किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? तो उसके आणविक द्रव्यमान से ज्ञात किया जाता है। और ये उदाहरण को आप पूरी तरह से याद रख लेंगे, यहीं से सवाल पूछा जाता है। उदाहरण क्या है कि जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन करें। और दूसरा क्वेश्चन है नाइट्रिक अम्ल के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो इसको आप चाहो तो यहाँ से बना सकते हो, नहीं तो सीधा रट्टा मार लो, ठीक है। जल है हाइड्रोजन का, जल यानी कि H2O, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। तो कहता आता है जल जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन एवं 1 परमाणु ऑक्सीजन होते हैं का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? हाइड्रोजन में कितना होता है? 2, तो 2 गुना 1 प्लस 16, ऑक्सीजन में 1 होता है तो 16, ये दोनों मिलकर हो गया 18। तो आप सीधा सीधा याद रख लो कि जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 18। जल का आणविक द्रव्यमान कितना? 18। उसी तरह से नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल HNO3 कहता है कि इसका आणविक द्रव्यमान H का परमाणु द्रव्यमान प्लस N का परमाणु द्रव्यमान प्लस 3 गुना ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। अब पूरा लिखो तो हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16, नाइट्रोजन का होता है 14। और सब के लिख करके गुना करके जोड़ दो, 63 हो जाएगा। तो सीधा सीधा आपको याद रखना है नाइट्रिक अम्ल HNO3 का परमाणु द्रव्यमान 63, नाइट्रिक अम्ल का परमाणु द्रव्यमान 63 और जल का परमाणु द्रव्यमान 18। जल का 18, नाइट्रिक अम्ल का 63। NCERT में ये सब चीज़ को डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। अगर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 11 12 के बच्चे हैं, 9 के बच्चे होंगे तो थोड़ा सा आपको परेशानी होगा क्योंकि मैं ज़्यादा समझा नहीं पा रहा हूँ। मतलब ये कि ये इस सब को समझने के लिए प्रॉपर आपको बोर्ड और ये क्या बोलते हैं बढ़िया से उसको रखना पड़ेगा, स्क्रीन पे भी हमें बढ़िया टाइम दे करके समझाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो वनडे एग्ज़ाम वाले हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि इसको ये जब भी इतना जो कुछ चीज़ हम बताए अभी बीच में जो जिसमें हम समझाने का प्रयास कम किए हैं, इसलिए नहीं समझाया कि मैं समझा नहीं सकता, इसलिए मैंने नहीं समझाया क्योंकि वनडे एग्ज़ाम में वो डायरेक्ट यहीं से पूछता है, ये नहीं पूछता अलग से कुछ, इसलिए मैंने कुछ नहीं समझाया। अगर आप 9 के बच्चे हो और ये देख रहे हो तो थोड़ा सा आपको परेशानी होगी क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ अलग से क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हमारा वीडियो नहीं है, बाकी और सारे चीज़ आप तो समझ ही रहे हैं, समझा ही रहे हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है। तो कहता है किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पर उदाहरण ले लीजिए सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl, इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन हम इस तरह से करेंगे। तो बस ये याद रखना है कि सोडियम क्लोराइड का जो इकाई सूत्र द्रव्यमान है वो 58.5 यूनिट होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है। 58.5 होता है सोडियम क्लोराइड का इकाई द्रव्यमान। अब आ जाओ इधर, यहाँ पर CaCl2 लिया गया है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड को भी आप निकालोगे तो इसी कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। क्लोरीन का होता है 35.5। बाकी ये जितना इसके मात्रक है कैल्शियम का 1 है तो 1 गुना 40, क्लोरीन का 2 है तो 2 गुना 35.5, आप जोड़ लो 111 आ जाएगा। तो ओवरऑल आपको क्या याद रखना है कि कैल्शियम क्लोराइड का परमाणु द्रव्यमान जो होता है इकाई द्रव्यमान वो 111 होता है, सोडियम क्लोराइड का 58.5 होता है। बस यही तो याद रखना। और ये होता है अब आपका समाप्त, ठीक है।
तो ये सब सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, आप इच्छा हो तो। अब आप जानिए क्या आपने सीखा है, यानी कि अभी तक जो आपने ये चैप्टर पढ़ा उसमें क्या क्या सीखा, उसका फास्ट रिवीजन हम करेंगे यहाँ पे झट से। उसके बाद सवाल भी करेंगे ऑब्जेक्टिव। करें किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के नियमों का द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है, यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है। क्या है? किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है, यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जो स्वतंत्र रूप से प्राय नहीं रह सकता तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। फिर एक अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है, यह पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संघटक तत्वों तथा संयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। परमाणुओं को वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणु आयन कहते हैं। ठीक है, उनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है, बहुपरमाणु के ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता का द्वारा निर्धारित होता है। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होता है। आणविक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिक के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। अब है आपका अभ्यास, इसको आप बनाइएगा। यहाँ पर इसका सबका रासायनिक सूत्र लिखना है, ये सब लिख लेंगे, इसलिए मैंने हाईलाइट अंडरलाइन कर दिया। निम्नलिखित यौगिक के विद्यमान तत्वों का नाम लिखे, जैसे बुझा हुआ चूना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये सभी का। फिर मोलर द्रव्यमान परिकलन करना है, उसको निकाल के रखेंगे, बना के रखेंगे, और इस प्रकार ये होता है समाप्त। ठीक है, देखो 14-15 पेज आपको यहाँ पढ़ना होता है, 1 घंटा के अंतर्गत इतना सारा कुछ मैं कवर करता हूँ, तो आप समझो बात को। ठीक है, समझाता भी हूँ, कवर भी कराता हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करेगा, समझेगा, समझाएगा, लेकिन मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप भी अपने आप पे मेहनत करो, थोड़ा बहुत हमारे लिए मेहनत कर दिया करो, और वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया करें ताकि हमें भी मज़ा लगे। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ 2 दिन से वीडियो आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, मुझे सारा कुछ दिखता है कौन शेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक ना, तो शेयर किया करो, नए नए लोगों को ज्वाइन किया करें ताकि और भी लोग जुड़ सकें। तो मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।